नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। दिल्ली हवाई अड्डे पर जांच में हर 5 में से एक मरीज ओमिक्रॉन संक्रमित, राजधानी हॉट स्पॉट बनने की ओर। स्कूलों में लौटी कोरोना की दहशत, बिलासपुर में 23, नदिया में 29, अंबाला में 4 तो जालंधर में 25 छात्र संक्रमित। प्रियंका का सरकार पर हमला, अयोध्या में मची है राम के नाम पर लूट, चंदा घोटाला के बाद अब हड़पी जा रही है जमीन। बहुचर्चित फंड घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, देश भर से 11 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। हवाओं की रफ्तार हुई कम, ठंड से मिली राहत, दिल्ली में 26 से बारिश की संभावना। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी का कहना है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर परीक्षण करने वाले प्रत्येक 5 यात्रियों में एक मामला ओमिक्रॉन का मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने कहा है कि आईजीआईबी में हर दिन 15 से 20 नमूनों का अनुक्रम किया जा रहा है। दिल्ली में 2 दिसंबर को तंजानिया से लौटे 37 वर्षीय व्यक्ति में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था। पिछले 20 दिनों में यह संख्या 57 हो गई। पिछले 24 घंटे में वेरिएंट के 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। प्रारंभ से ओमिक्रॉन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों तक सीमित था, लेकिन महामारी वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 मामलों में अचानक बढ़ोतरी बताई जा रही है। यह समुदाय में भी फैल सकता है। हमारे पास अस्पताल में 17 ओमिक्रॉन मरीज भर्ती हैं, उनमें से 3 का कोई यात्रा इतिहास नहीं है। देश में रिपोर्ट किए गए कुल 213 मामलों में से 27% मामले दिल्ली से हैं। दिल्ली के बाद सभी महानगरों में मुंबई में सबसे ज्यादा 30 मामले हैं। लोक नायक अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि दिल्ली और मुंबई दोनों में सबसे व्यस्त हवाई अड्डे, यहाँ रोजाना सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय यात्री आते हैं। यही कारण है कि दोनों शहरों में मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। स्कूलों में कोरोना वायरस की दहशत लौट आई है। हिमाचल के बिलासपुर में 23, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में 29, हरियाणा के अंबाला में 4 तो पंजाब के जालंधर में 25 छात्र कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। इससे एक बार फिर बड़े खतरे की आशंका दिखाई दे रही है। एक तो सर्दी का मौसम और दूसरा स्कूलों में परीक्षाओं का सीजन, दोनों के कारण अभिभावकों की चिंता भी बढ़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के भुसवल गांव में बुधवार को कोरोना संक्रमण के कारण एक व्यक्ति की मौत होने से दहशत का माहौल है। वहीं बुधवार को जिले के देलक स्कूल के 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जानकारी के अनुसार राजकीय उच्च पाठशाला देलक में बुधवार को 50 बच्चों के कोरोना सैंपल लिए गए थे, जिसमें 23 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं प्राथमिक पाठशाला के 70 और बच्चों के सैंपल भी लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण चौधरी ने बताया कि अब स्कूल में बच्चों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के नदिया जिले स्थित नवोदय विद्यालय में 29 विद्यार्थियों में कोरोना संक्रमित संक्रमण हुआ है और ये सभी विद्यार्थी जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय कल्याणी के 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्र हैं। स्कूल के 29 छात्रों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन की खरीद में घोटाला करने का आरोप लगाया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका ने कहा कि राम मंदिर के आसपास की जमीनों पर लूट मची हुई है और भाजपा के नेता, पदाधिकारी और अफसर इस लूट में शामिल है। प्रियंका ने आगे कहा कि पूरे देश ने राम मंदिर के लिए जो चंदा दिया है, गरीबों ने भी अपने बचत के पैसे को राम मंदिर के लिए दिया। ये सभी की आस्था है और इसे चोट पहुंचाई जा रही है। इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी से करवानी चाहिए। और प्रियंका ने कहा कि जमीन खरीदने में 3 तरह से घोटाले को किया गया। उस जमीन में से 10,000 वर्ग मीटर जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को 8 करोड़ रुपए में बेच दी गई। 19 मिनट बाद उसी जमीन का दूसरा 12,000 वर्ग मीटर उस शख्स ने किसी रवि मोहन तिवारी के नाम पर उसको 2 करोड़ रुपए में बेचा। मतलब साफ है कि राम मंदिर ट्रस्ट से ज्यादा दाम पर और रवि मोहन ने कम दाम पर जमीन खरीदी थी। फिर भी रवि मोहन तिवारी ने अपनी जमीन पर 5 मिनट बाद राम मंदिर ट्रस्ट को 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। इससे राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और भाजपा के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जो है वो मुख्य गवाह हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 60,000 करोड़ के बहुचर्चित पर्ल घोटाले में अलग अलग राज्यों से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से कुछ कंपनियों के कर्मचारी, कुछ बिजनेसमैन भी शामिल है। इस ग्रुप ने लोक लुभावनी योजनाओं का झांसा देकर देश भर में 5 करोड़ लोगों से ठगी की थी। इस ग्रुप के मालिकों ने इन पैसों से विदेशों में अनेक संपत्तियां खरीदी, जिनमें होटल भी शामिल है। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक पर्ल एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड पांजी स्कैम मामले में सीबीआई ने अलग अलग राज्यों से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में चंद्रभूषण, ढिल्लन, प्रेमनाथ मनोहन, कमल और महाजन, मनमोहन लाल, सहजपाल और कंवलजीत सिंह तौर पर ये सभी आरोपी पर्ल ग्रुप के हैं। और इनके अलावा प्रवीण कुमार अग्रवाल, मनोज कुमार जैन, आकाश अग्रवाल, अनिल कुमार खेमका, सुभाष अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, ये सभी व्यापारी हैं। सीबीआई ने ये सभी गिरफ्तारियां दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता, भुवनेश्वर और कुछ राज्यों से की हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने पहले सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर पर्ल ग्रुप के खिलाफ जो प्राइमरी इंक्वायरी की शुरुआत की थी, उसमें आरोप था कि पर्ल ग्रुप ने 5 करोड़ इन्वेस्टर से 60,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए और देश भर में बिना परमिशन के अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्कीम चलाई और इन्वेस्टर को धोखा दिया है। समूचे उत्तर भारत के साथ दिल्ली एनसीआर सर्द हवाओं की चपेट में है। हवाओं की जो दिशा है वो अब बदल रही है और रफ्तार भी कम होने लगी है। इस वजह से दोपहर के बाद से जो ठंड है वो उसमें हल्की कमी देखी गई है। हालांकि 4.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारे के साथ सर्द सुबह में लोग ठिठुर गए और मौसम जो विशेषज्ञ हैं उनका भी पूर्वानुमान है कि लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण सप्ताह के अंत तक सर्दी से हल्की राहत जरूर मिल सकती है। मौसम विभाग के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के मुताबिक 2 पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इस वजह से मैदानी इलाकों में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की भी संभावना है। इस कड़ी में 26 से लेकर 28 दिसंबर तक हल्की बारिश का भी दौर रह सकता है। बादल छाए रहने की वजह से न्यूनतम पारे में वृद्धि होगी, जिससे ठंड से हल्की राहत मिल सकती है। वहीं बुधवार को हवा की दिशा दक्षिण पूर्वी की ओर के साथ 4 किमी प्रति घंटा के दर्ज हुई है, जो आने वाले दिनों में भी हवा की रफ्तार जो है कम होने के साथ बदल सकती है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। योगी सरकार ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद अयोध्या में अफसरों, नेताओं और उनके रिश्तेदारों द्वारा बड़े पैमाने में खरीदी गई जमीन की जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विशेष सचिव राजस्व राधेश्याम मिश्रा को जांच सौंपी गई है। मिश्रा को 5 दिन में जांच पूरी करके रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया है। राम जन्मभूमि मंदिर पर शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद अयोध्या में अधिकारियों, नेताओं व उनके रिश्तेदारों ने बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद फरोख्त की थी और करोड़ों की ये जमीन औने पौने दाम पर खरीदी गई है। इसका खुलासा होने के बाद योगी सरकार ने इसकी जांच कराने का फैसला किया है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के तुरंत बाद अयोध्या की जमीन भी सोना उगलने लगी है। जिस जमीन को कोई पूछने वाला नहीं था, उसे अयोध्या में तैनात रहे अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने औने पौने दाम में खरीद लिया। अब इसी जमीन पर नव अयोध्या विकसित जो है की जा रही है। स्पष्ट है कि जब यह नगरी वैश्विक पर्यटन का केंद्र बनेगी तो कौड़ियों के भाव खरीदी गई यही जमीन मुंहमांगी कीमत में दिलाई जाएगी। यह वही अयोध्या है जहां फैसला आने के बाद से पहले कोई अफसर जाना भी पसंद नहीं करता था। इस बीच कहा जा रहा था कि अभी कई अफसर और जमीन का सौदा करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 9 नवंबर 1919 को राम मंदिर में हक में जो फैसला आया था, इस आदेश के बाद वह राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही अयोध्या की जमीनों के दाम जो है आसमान छूने लगे थे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने करीब 70 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि परिसर के विस्तार के क्रम में खरीदी। जमीन खरीदने को लेकर ट्रस्ट विवाद में भी घिरा रहा। इसके बाद
तो जैसे जमीन खरीदने के लिए होड़ सी लग गई। जमीन खरीद में अयोध्या में तैनात अफसरों व नेताओं की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्तता भी सामने आने लगी है। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद दिव्य काशी भव्य काशी अभियान को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को वाराणसी दौरे पर आए और करीब 2.5 घंटे के बाद काशी दौरे में पीएम मोदी पिंडरा के गरखिया गांव में अमूल प्लांट की उन्होंने आधारशिला भी रखी और 2100 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाएं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित की। काशी आगमन से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार रात ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा था कि मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गुरुवार का दिन विकास कार्यों को समर्पित रहेगा। वाराणसी में दोपहर करीब 1 बजे कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त होगा। इनसे राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही किसान भाई बहनों को भी लाभ पहुंचेगा। पीएम दुग्ध जो उत्पाद की गुणवत्ता जांच के लिए पोर्टल और डेयरी मार्ग को भी लॉन्च किया उन्होंने। और पीएम जनसभा को संबोधित करने से पहले प्रदेश के 33 जिलों के 20 लाख लोगों को घरौनी का लिंक मोबाइल पर भी उन्होंने भेजा। वाराणसी के जो 6 लाभार्थियों को स्वामित्व योजना का प्रमाण पत्र भी उन्होंने दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ हिंदू धर्म और हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन बोको हराम व आईएसआईएस से करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसडीएम शांतनु त्यागी ने बुधवार को यह आदेश थाना प्रभारी बक्सी का तालाब में दिया गया और वह 3 दिन में रिपोर्ट की कॉपी कोर्ट भेजने के साथ मामले की विवेचना कर रहे हैं। इससे पूर्व बीकेटी निवासी व वादनी शुभांशी तिवारी ने खुर्शीद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी को देकर कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या में कुछ अंश असत्य और विवादास्पद व हिंदू धर्म पर कुठाराघात करने वाले हैं। इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद ने अपनी पुस्तक के प्रचार के दौरान दिए साक्षात्कार में हिंदुत्व की तुलना जानवर और हैवान से की थी। वादनी ने मामले में केस दर्ज करने के लिए थाने में अर्जी दी थी, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कोरोना रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई है। अखिलेश यादव ने अपनी जांच उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई में बुधवार को करवाई। उन्होंने कोरोना की जांच पत्नी डिंपल यादव के पॉजिटिव आने के बाद करवाई। अखिलेश यादव 20 दिसंबर की रात में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से होते हुए सैफई पहुंचे। 21 दिसंबर को वो सैफई से मैनपुरी के लिए रवाना हुए। वहां उन्होंने समाजवादी विजय रथ यात्रा में भाग लिया था। बुधवार को अखिलेश यादव ने सैफई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद इटावा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी बीच अखिलेश टाइगर सफारी भी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इटावा सफारी का प्रदेश सरकार उद्घाटन तक नहीं करा सकी। जितना काम यहां सपा सरकार में हुआ था उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। सपा अध्यक्ष सफारी पार्क में 1 घंटे से अधिक समय तक रुके। पार्क में अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में यह पार्क बनाया गया था और लायन सफारी भी बनकर तैयार की गई थी, लेकिन तब से अब तक कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ा है। भारत ने गुरुवार को इतिहास रचते हुए 24 घंटे के भीतर लगातार दूसरा अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसके साथ ही भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब 24 घंटे के भीतर 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली है और 150 से 500 किलोमीटर के बीच का टारगेट को यह आसानी से तबाह कर सकती है। सरकारी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का आज सुबह उड़ीसा तट के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित ठोस ईंधन युद्ध मिसाइल भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल की पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। प्रलय ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर और अन्य नई तकनीकी से लैस है। मिसाइल निर्देशक प्रणाली में अत्यधिक नौवाहन एवं इलेक्ट्रिक उपकरण लगे हुए हैं। इस सफलतापूर्वक परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि पहले परीक्षण के लिए डीआरडीओ और इससे जुड़ी टीम सभी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि सतह से सतह पर मार करने वाली आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल के सफल प्रक्षेपण के लिए मैं देश को बधाई देता हूं। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
सबको ईमानदारी का शौक चढ़ा है। बताओ, अरे सड़क पे थोड़े गड्ढे ही तो आते थे, अमेरिका की सड़क लेकर क्या करते? सारा पैसा अगर सड़क पे लगा देते ना तो हमारी अय्यासी का क्या होता। पिछली सरकार भी तो थी, कागजों पे काम, मुंह मांगा था, लेकिन इनकी ईमानदारी के चक्कर में हमारी ठेकेदारी तो गई, पुराने घोटालों की सारी फाइलें भी खोल दी। अब लगे हैं जमानत के चक्कर में। वकील साहब, इस बार तो हो जाएगी ना जमानत? अरे वकील साहब, 2017 से पहले सरकारी पैसे को खाना जो अपना हक समझते थे, 2017 के बाद उन पर काबू होने से प्रदेश की तरक्की में जो फर्क आया है वो फर्क साफ है। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव से ठीक पहले अपने ट्वीट से बवाल पैदा करने वाले हरीश रावत ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। ट्वीट्स के बारे में पूछे जाने पर हरीश रावत ने मीडिया से कहा कि वह समय आने पर इस बारे में बोलेंगे। कांग्रेस के चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हरीश रावत के बगावती तेवरों ने इलेक्शन से ठीक पहले हाईकमान पर मोर्चा खोलकर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। रावत ने ट्वीट किया कि ये बड़ी मुश्किल की स्थिति है, जिसके आदेश पर मुझे तैरना है उसके ही नुमाइंदे मेरे हाथ पैर बांध रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब आराम का समय आ गया है। रावत ने लिखा कि अब नए साल पर भगवान केदारनाथ ही कोई राह दिखाएंगे। इस पर गुरुवार सुबह मीडिया ने उनसे सवालों की बौछार कर दी, लेकिन वह कुछ भी कहने से इनकार करते रहे। रावत ने आगे कहा कि समय तब आएगा तो मैं आपसे हर एक बात शेयर करूंगा। यदि मैं आपसे बात नहीं करूंगा तो फिर किससे कहूंगा? मैं आपसे बात करूंगा और जरूर करूंगा। फिलहाल मस्त रहिए। इस बीच हरीश रावत के ट्वीट पर कांग्रेस के G23 के नेताओं ने भी टिप्पणी की है। मनीष तिवारी ने उत्तराखंड कांग्रेस के हालात पर तंज कसते हुए कहा कि पहले असम, फिर पंजाब और अब उत्तराखंड, पार्टी को डुबोने में कोई कसर न रह जाए। गांधी परिवार के करीबी कहे जाने वाले हरीश रावत ने सबको चौंकाते हुए बुधवार को ट्वीट किए थे। माना जा रहा था कि टिकट बंटवारे में अपने समर्थकों को तवज्जो न दिए जाने पर उन्होंने दबाव बनाने की रणनीति में ऐसा किया है। कुछ वक्त पहले तक पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिद्धू के बीच जो राड़ थी उसको थामने में हरीश रावत जो है वो अहम योगदान कर रहे थे, लेकिन वो संभव नहीं हो सकी। और ऐसे में जानकारों का कहना है कि उनकी बगावत से ज्यादा एक रणनीति है। दरअसल वह टिकट बंटवारे में अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा मौका दिलाना चाहते हैं ताकि पार्टी की जीत की स्थिति में वो आसानी से सीएम उनको बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से जिन्ना का जिन्न बाहर आ गया है। यूपी की सलेमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविंद्र कुशवाहा ने AIMI प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है और उनकी तुलना मोहम्मद अली जिन्ना के साथ की है। साथ ही भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा ने देश के मुसलमानों को ओवैसी से सावधान रहने की नसीहत भी दी है। दरअसल सलेमपुर लोकसभा से भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा ने असदुद्दीन ओवैसी को देश के लिए खतरा बताया और मोहम्मद अली जिन्ना से तुलना करते हुए कहा था कि देश में दूसरा जिन्ना पैदा हो रहा है जो देश को बंटवारे की नींव पर लाकर खड़ा कर रहा है। मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को ओवैसी से दूर रहना चाहिए। भाजपा सांसद का यह बयान उस समय आया है जब देवरिया जिले में जन विश्वास यात्रा आने वाली है। सांसद कुशवाहा ने कहा है कि 24 दिसंबर को सलेमपुर में गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पहुंचकर जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 6 क्षेत्रों में भाजपा 6 जन विश्वास रथ यात्रा निकाल रही है, जिसके जरिए पार्टी सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचने की कोशिश में है। पंजाब सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बुधवार को सख्त आदेश जारी किया। सरकार ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारियों को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के वेतन नहीं दिया जाएगा। पंजाब में 35 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने तय तारीख निकल जाने के बावजूद भी अभी तक कोविड की दूसरी डोज नहीं लगवाई है। इस तरह के लोगों को ही खास तौर से कवर करने के लिए सरकार की ओर से जोर शोर से शुरू की गई घर घर दस्तक मुहिम ठप पड़ गई है। इससे दूसरी डोज के लिए आगे न आने वाले लोगों की लगातार संख्या जो है
है वो बढ़ती जा रही है। इससे साथ ही सरकार साथ साथ सेहत विभाग में भी हड़कंप मच गया है। आंकड़ों की माने तो पंजाब में 2 करोड़ 6 लाख के करीब आबादी 18 साल के आयु वर्ग से ज्यादा की है, जो कोविड वैक्सीनेशन के योग्य है। स्टेट टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर बलविंदर कौर के मुताबिक इसमें से 81% आबादी को सेहत विभाग ने कवर कर दिया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि कैप्टन और बादल एक ही हैं। पंजाब के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कैप्टन को वोट दिया तो बादल को ही जाएगा और बादल को वोट दिया तो कैप्टन को ही वोट उनका जाएगा। दोनों एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए राजनीति करते रहे हैं। यही कारण है कि अभी तक कैप्टन ने ड्रग मामले में विक्रम मजीठिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। पीपीसीसी प्रधान ने बुधवार को यह बात अपने होली सिटी स्थित निवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से कही, जब उनसे सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में बेअदबी मामले में उप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रंधावा द्वारा एसआईटी बनाकर 2 दिनों में रिपोर्ट की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि वे रंधावा उसके बड़े भाई हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि क्या आपने 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे वो क्या सोए हुए थे? उन्होंने कहा कि जब पंजाब सरकार ने कार्रवाई की तो वो कह रहे थे कि रिपोर्ट खोलूंगा। उन्होंने कहा कि अब उन्हें समझ लेना चाहिए कि उन्होंने 3 माह पहले इस्तीफा क्यों दिया। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में हमेशा से अवैध शराब और रेत खनन के मुद्दों पर राजनीति हुई है, जिसमें पूर्व की सरकारों ने सरकार खजाने को चूना लगाकर अपनी जेबें भरी हैं। अब लोगों को समझ जाना चाहिए कि माफिया राज खुल गया है। मजीठिया के खिलाफ ड्रग मामले में दर्ज केस को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इसे चुनावी स्टंट बताते हैं। वो बताते हुए कहते हैं कि ये चुनाव को लेकर किया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।